एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर यूटी की चुनी हुई सरकार, जिसके मुखिया हैं उमर अब्दुल्ला। परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी पीड़ा भी झलकती है और वो बयान भी कर देते हैं। जम्मू में एक कार्यक्रम में पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने आज इसी पर बात की, उसी पर हम विचार विमर्श करेंगे। मेरे साथ अहमद अली फयाज और दीपक खजूरिया हैं कि आखिर क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, किन वजह से उमर अब्दुल्ला थोड़े दिनों से ज्यादा परेशान है। हालांकि बीच में थोड़ा राहत थी जब दिल्ली के चक्कर लगे थे, उसके बाद थोड़ी सी परेशानी है, चेहरे पर साफ झलकती है। फयाज साहब, पहला सवाल, आज के कार्यक्रम ने जब वहां पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे तो उन्होंने अपने बयान में कहीं ना कहीं 370 पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि अब ये मामला जो है कि वापस नहीं आएगा। क्या कहेंगे आप? एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात बताई कि हमने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया और कैबिनेट में भी एक रेजोल्यूशन पास किया। वो एक सवाल के जवाब में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो हमने कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास किया वो हमने वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, मैंने खुद वो उनको सौंपा है, और जो असेंबली वाला रेजोल्यूशन है वो उन्होंने कहा कि उनकी इतलात के मुताबिक वो भी मतलब वहां पे पहुंच गया है। लेकिन उन्होंने एक खास बात कही, उन्होंने कहा कि जो सन 2000 का रेजोल्यूशन था, ग्रेटर ऑटोनॉमी वाला रेजोल्यूशन, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली और काउंसिल ने पास किया था, तो उन्होंने कहा ये उससे मुख्तलिफ इस एतबार से है कि वो रेजोल्यूशन वाजपेयी जी की सरकार ने तुरंत मुस्तरद कर दिया था जो ही वो दिल्ली पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि उसके बाद एक बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया गया था अरुण जेटली साहब की सदारत में, लेकिन वो आगे बढ़ा नहीं। उसने कहा कि इसमें ये फर्क है आज वाले रेजोल्यूशन में कि ये मरकज मीनस की बीजेपी वाली जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने ये हमसे एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब ले लिया है, रिसीव कर लिया है, और इस पे वो सोच रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले 2-2.5 महीने में वो रद्द नहीं किया है, इसलिए हमें होप है कि ये स्टेटहुड जो है, और उसने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, उसने 370 का नाम नहीं लिया, उसने कहा इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज वापस की जाएगी। लेकिन फर्दर जो अब इनसे सवाल किया गया है 370 वगैरह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट नाइव इनफ के हमें यह यकीन कर बैठे हैं कि वो चीजें जो मरकजी सरकार ने हमसे छीन ली है और जिसपे उन्होंने एक नैरेटिव, नेशन वाइड नैरेटिव बनाया हुआ है। जाहिर है कि वो 370 के बारे में ही सरकार ने नैरेटिव बनाया है, वो स्टेटहुड के बारे में नहीं बनाया। तो उसने कहा कि इसमें हो सकता है कि ये सरकार एक दिन ना रहे 15 साल मुकम्मल करने के बाद, या हो सकता है कि कोई दूसरी सरकार आ जाए या ना आए, फिर जिस वक्त भी आएगी हम उनसे बात करेंगे। एक तरह से इनडायरेक्टली एक सरेंडर ही लग रहा है। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि ये 370 मिलने वाला नहीं है, हालांकि साफ अल्फाज में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आप और मैं यही समझ रहे हैं इससे कि इनडायरेक्टली उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अब ये वापस नहीं आएगा। दीपक, ड्यूअल सिस्टम पर भी उन्होंने बात की कि आखिर जम्मू कश्मीर में इस समय जो ड्यूअल सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और ये जेके ड्यूटी कब तक? पवन जी, साफ सी बात है कि ड्यूअल सिस्टम का सीधा सीधा जो लेना देना है वो स्टेटहुड से ही है। जाहिर सी बात है कि स्टेटहुड वापस आएगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन खत्म हो जाएगी, एक फुल टाइम गवर्नर आ जाएंगे, और फिर जो स्टेट का कंट्रोल होता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, वो सीएम के पास आ जाएगा। प्रॉपर कैबिनेट होगी, 6 की जगह 26 मंत्री बनेंगे, जिसमें एमओएस होंगे, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, अलग अलग विभाग होंगे, सीएम के पास पूरी पावर होगी, स्टेट का एक अपना बजट होगा। तो जाहिर सी बात है ड्यूअल सिस्टम तब तक तो चलेगा ही चलेगा जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं आता। अब उमर अब्दुल्ला एक चीज तो समझ चुके हैं कि केंद्र सरकार ना तो कर ही नहीं रही कि स्टेटहुड वापस नहीं देना, और प्रधानमंत्री जैसे जो देश के मुखिया हैं वो सोनमर्ग में आकर कश्मीर में खुद बोल चुके हैं कि मोदी जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि वादा किया भी है, निभाएंगे भी, मगर डेट नहीं बताई, ना ही डेडलाइन बताई कि कब निभाएंगे, यानी कि स्टेटहुड वापस कब आएगा। इसके ऊपर केंद्र सरकार ने आज तक कभी भी कुछ नहीं कहा। मेन जो मेन मुखिया है हमारे देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री, क्योंकि जब ड्यूटी होती है तो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, एमएचए के तहत, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उस तरह से अमित शाह भी
जम्मू कश्मीर को समझ लीजिए सारा जो पावर सिस्टम है वो वही देख रहे हैं। तो ना कभी होम मिनिस्टर ने ना कभी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं देनी, मगर ये भी नहीं कहा कि कब देनी है। तो आखिर यूटी कब तक, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगातार बना हुआ है। मगर उमर अब्दुल्ला एक चीज बहुत सही कर रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, वो जहां भी जाते हैं जिस भी मंच पर, क्या वो मीडिया का मंच हो, क्या वो सरकारी मंच हो, क्या वो पॉलिटिकल मंच हो, वो जिस मंच पर जाते हैं उसी प्लेटफॉर्म से एक बात जरूर कर देते हैं कि दिक्कतें तो आ रही है, जब तक स्टेटहुड प्रॉपर वापस नहीं आता तो मेरे पास वो राइट्स नहीं है काम करने के। कहीं ना कहीं वो जनता को ये बताते रहते हैं कि आप मेरी तरफ ज्यादा मत देखिए, मेरे पास जितना है मैं उतना ही कर सकता हूं, बाकी पावर जब आएगी तो मैं अपने वादे निभाऊं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता को यह बताने की कोशिश है कि मेरे हाथ में जितना है मैं उतना ही कर सकता हूं। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, उनके भीतर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें मेरा दखल भी नहीं है। तो फैज साहब, एक ट्रांसफर्स को लेकर भी ना बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। हाल ही दिनों में एक एंटी करप्शन ब्यूरो में एक ट्रांसफर हुई थी, जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया था, और आज उमर अब्दुल्ला ने उसके ऊपर भी अपना जो है बयान दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा बचते रहे इस बयान से। इसको किस तरह से लेते? डिपार्टमेंट का नाम तक नहीं लिया। डिपार्टमेंट का नाम सवाल करने वाले भी उसने भी नहीं लिया, लेकिन आप उसने भी नहीं सभी लिया। हमारे देखने वाले जानते हैं कि क्या सब डिपार्टमेंट ही ऐसा ना, लोग थोड़ा डरते हैं, हम लोग डरते हैं थोड़ा। जरूरत नहीं है, हमने कोई नहीं, हमें क्या डरना है। बात यह है कि ये सबको पता है, ये अकाउंटेबिलिटी कमीशन है जिसमें तब्दीलियां हुई हैं, और इस तब्दीलियों को लेकर के महबूबा मुफ्ती जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि विसल ब्लोअर वहां पे थे, मिस्टर वहीद शाह, जो वहां पे एसपी थे, और उनको इसके फौरन बाद वहां से हटाया गया कि उन्होंने जो स्मार्ट सिटी वाला स्कैंडल यहाँ पे आया था उस पर उन्हें छापे डालने शुरू किए थे। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब हम और आप जर्नलिस्ट हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उसी को लेकर के, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो फ्री है, वो कुछ भी कह सकते हैं जब तक हमारे पास इसके शवाहिद ना हो। ये एक रूटीन ट्रांसफर भी हो सकता है, जैसे कि एसीबी ने अपने बयान में ये बताया कि 6.5 साल से वहां पे शाह साहब वहां पे थे। हाँ, इतनी देर में चेंज करते रहते हैं। ट्रांसफर होना चाहिए था, अब ये 6.5 साल से हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कयास आ रहे हैं जो सीनियर पॉलिटिशियंस ने बताया है, और ये बात सिग्निफिकेंट है इसमें कि उमर अब्दुल्ला साहब से जब पूछा सवाल करने वाले ने इसके बारे में, तो उन्होंने वहां पे जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन का बयान आया है, यानी कि सरकार की तरफ से जो बयान आया था, इसको जस्टिफाई किया गया था, उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की, उन्होंने उसकी इंडोर्समेंट नहीं की। उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट हमारे हाथ में नहीं है, अगर होता तो हम ये तब्दीली नहीं करते। मतलब एक एतबार से तो उन्होंने उसी जो महबूबा मुफ्ती का इल्जाम था कि विसल ब्लोअर को एक्शन करने के बाद हटाया गया है, तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली उसी की पुष्टि कर दी, उसी की तस्दीक कर ली। ये इसमें लग रहा है साफ कि जो एक फर्क है दो सेंटर्स ऑफ पावर जो यहाँ पे है इनके बीच में है, हम किसी एक के साथ नहीं, हम तो दूर से देख रहे हैं ये सारा तमाशा। तो इसमें उमर अब्दुल्ला एज चीफ मिनिस्टर का एक स्टैंड है, दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एक स्टैंड है। वो कहते हैं कि जब तक यहाँ पे यूटी है तो वहाँ पे कई इख्तियारात वो एलजी के पास है, और ये बात सही भी है टेक्निकली कई चीज़ों पे, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के जो तबादले वगैरह है, इन सब का कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और कई यूटीज में है ऐसा ही। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक उमर अब्दुल्ला ने एज चीफ मिनिस्टर उनके साथ कोई टकराव नहीं लिया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा नहीं कर ली है। वो एलजी साहब ही बता रहे हैं इनको एड्रेस करके, और ये कह रहे हैं कि ये एक टेम्पररी फेज है, वो डायरेक्टली उन पे कोई अटैक वगैरह नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे काम में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं वगैरह, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। इसमें एक इस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं जिसको उनके अपोजिशन कह रहे हैं कि ही इज गेटिंग एक्सट्रीमली ऑब्सिक्वस, एक फरमान बरदार ये काफी जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। हालांकि इससे उनको नुकसान भी जाता है पॉलिटिकली, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल रहे हैं इस चीज में, वो एक लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सहन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सहन कर रहे हैं कि आखिर इन हालात से एक समय तो आएगा जब मैं निकलूंगा, तब शायद कुछ कर पाऊंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास है, कहते हैं खजाना खाली है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां पर अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है, बीडीजी के लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई है। सैलरी को लेकर दिक्कत है दीपक की
खुद जो खजाना मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, खजाना खाली जी, है। उसमें दो चीजें हैं पवन जी। एक साफ सी बात है कि हम इंतजार कर रहे थे, पिछली बार भी एक दो बार डिस्कशन हुई, फयाज साहब भी उस डिस्कशन में थे, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिजनेस रूल कब सेट करेगी J&K यूटी के लिए। बिजनेस रूल आने से एक चीज साफ हो जानी थी, पता चल जाना था कि आखिर बजट को लेकर, बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर जो फिक्स एक सेटअप है कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जो कैबिनेट है उनके पास पावर क्या रहेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यानी कि राजभवन के पास क्या पावर रहेगी। तो जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला का ये बयान, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं कि चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट के, मगर वो फाइनेंस मिनिस्टर उस तरह के हैं कि उनके पास वो पावर ही नहीं है वो बजट एलोकेशन की, कि बजट आएगा कितना। वो बजट अगर यहां से बनाकर अपनी तरफ से कुछ ड्राफ्टिंग करेंगे भी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बजट बनाना है उसके लिए जो मेन मुखिया है स्टेट के प्रशासन के हिसाब से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, तो उनके साथ बैठ के वो बजट फाइनल होगा। तो अभी तक जो रूल ऑफ बिजनेस होता है वो भी फाइनल नहीं हो पाया। और ऐसे में एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि खजाना बेशक खाली है, पर वो खजाने को कैसे डिवाइड करना है, किसकी सैलरियां नहीं आ रही, किसको देना है, किस डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, किसके लिए अगले 2025-26 के लिए एक्स्ट्रा बजट रखना है, ये वो तभी कर पाएंगे एक बार बिजनेस रूल सेट हो जाए और उनको कुछ पावर्स का पता चल जाए। चाहे अभी यूटी ही रहे हमारी J&K, मगर एटलीस्ट बिजनेस रूल सेट होने से ही पता चल जाएगा कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के, जो J&K यूटी फाइनेंस मिनिस्टर के पास क्या पावर है बजट को लेकर, और फिर बजट एलोकेशन में जो क्या फिगर आती है उसका भी पता चलना बहुत जरूरी है। तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन तो है, वो तो जाहिर सी बात है। जो उमर अब्दुल्ला कई बार कहते हैं, जो अपना दर्द उनका झलकता है या जो वो बताते हैं कंफ्यूजन, वो है भी है, क्योंकि वो चीजें सेट नहीं हो पा रही हैं अभी। ऐसे ऊपर से वो चीफ मिनिस्टर तो है स्टेट के, मगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होना ही सब कुछ नहीं होता है। एक बिजनेस रूल सेट होते हैं कि इनके पास ये चीजें वो हो पाएंगे। और बड़ी चीज बजट है। J&K में शुरू से ही ये रहता है कि हम केंद्र की तरफ देखते रहते हैं कि केंद्र क्या बजट सेट करता है हमारे लिए, और उस बजट से फिर हम पैसा कैसे एलोकेट करते हैं। तो ये दिक्कतें हैं अभी उनके लिए, और ये जाहिर सी बात है कि रहेंगी भी। करोड़ों बजट होता था जम्मू कश्मीर का, तब दो हाथ से खजाना लुटाया भी जाता था, लेकिन एक समय अब भी है कि खुद खजाना मंत्री कह रहे हैं कि खजाना खाली है। प्रोग्राम की समाप्ति की ओर चलेंगे, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। फयाज साहब, एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि केंद्र और एलजी प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो हैं वो फंसे फंसे नजर आते हैं? ये साफ बात है कि वो खुद ही बता रहे हैं कि डुअल कंट्रोल है, इसमें काम करना हमारे लिए मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, उन्होंने वादा किया है कि हम मुलाजिमतों के मामले में 1 लाख नौकरियां फराहम करेंगे, डेली वेजर्स वगैरह को मुस्तकिल करेंगे। अभी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक हल भी निकल सकता है कई चीजों का। रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, जिससे पैसा आता है। अब इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे जो गैर जमहूरी सरकार है, मतलब या कि मतलब जो गवर्नर का रूल है, इन्होंने भी लोगों पे ज्यादतियां नहीं बरती हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इन पे असर डालेंगे इसमें। अब यहाँ पे लोग उम्मीद से बैठे हैं। अब मिसाल के तौर पर जो ही सरकारी मुलाजिमतों में रेगुलराइजेशन का मामला आता है, जो अभी हमारे पास है, कोई 1 लाख के करीब ये लोग हैं, डेली वेजर्स, एड हॉक, कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन वगैरह, जो जिनको पीनट्स मिलते हैं या 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसा उनको मिलता है। इस बात के बावजूद कि इसमें 2 कैटेगरीज हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स इसको हल कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि जो ही बात ये चलती है उनके रेगुलराइजेशन की, ये कहते हैं जनाब ये 1 लाख लोग हैं, इस पे इतने 1,000 करोड़ रुपए आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। ये बात साफ है कि इसमें जो हमने पहले भी कहा है और हम रिपीट शायद कर रहे हैं ये बात, कि इसमें 2 कैटेगरी से लोगों की। एक ये है कि इसमें तकरीबन 70-80 हजार के करीब ऐसे डेलीवेजर्स वहां पे दिखाए गए थे, जो उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि हमने उनको रेगुलराइजेशन का, पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू किया था 2014 में, लेकिन फिर हमारी सरकार गई और मामला आगे मंतक के अंजाम पे नहीं पहुंचा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस सरकार को करना चाहिए वो ये है कि ये जो डेलीवेजर्स हैं, जो 5वीं पास, 8वीं पास है, और इनमें से बहुत सारे लोगों के पास 8वीं पास वो फेक सर्टिफिकेट्स भी हैं, ये लगे हैं काफी साल से, 10-10, 20-20, 25 साल से, और ये ले रहे हैं 2,000, 5,000, 4,000, 6,000, 8,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं, जिन्होंने डिग्रीज, प्रोफेशनल डिग्रीज और डॉक्टरेट तक यहाँ पे उन्होंने किया है। उन लोगों को ये दे रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000। वो पीनट्स है। उनका चपरासी जो होता है क्लास 4 वाला, वो 40-45 हजार रुपये लेता है। पहले इनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में लेना है, और फिर ये लेना है कि जो सड़क से उठा करके किसी मंत्री ने या किसी एमएलए ने या किसी ऑफिसर ने उठा करके एंगेज किए हैं। दूसरे ये कि जिनको एक प्रोसीजर के तहत जो एडवर्टाइज हुए हैं
पॉलिसी पोस्ट एडवर्टाइज हुए और जिनको एक गवर्नमेंट ऑर्डर मतलब सेक्रेटेरिएट से जारी किए गए एक ऑर्डर के तहत जिनको एंगेज किया गया है, इनमें 2 कैटेगरीज हैं। इसमें शायद तकरीबन 10-15 हजार लोग ऐसे हैं एनएचएम ये बात तो रोजगार की आ गई। मेरा सवाल था कि दोनों के बीच में सेंटर में उम्र फंसे से नजर आते हैं दीपक। बेबसी भी है, इंतजार भी है कि कब स्टेटहुड आए, कब पूरे अधिकार मिले, कब जाकर वो उसी तरीके से काम कर पाए जैसे सीएम उमर अब्दुल्ला पहले टेन्योर में काम करके गए। पवन जी, मैं साफ तौर पे कहूंगा, चाहे आप मेरी बात से एग्री करें दोनों लोग या नहीं करें, मुझे ये लगता है, मेरी गट फीलिंग नहीं है, मेरी कोई एनालिसिस भी नहीं है, मेरे जो लोगों से बात होती है वहीं से लगता है कि साल 2025 उमर अब्दुल्ला के लिए, जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए कुछ बदलाव दोबारा करेगा। जैसे 24 में बदलाव हुए कि चुनाव हुए, एक बड़ा बदलाव हुआ, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, मुझे लगता है 25 के खत्म होते होते जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ होगा। अब वो क्या होगा, स्टेटहुड वापिस आ जाएगी, सरकार के कुछ समीकरण बदलेंगे, कुछ ना कुछ होगा। और अब देखना, मुझे लगता है कि स्टेटहुड का भी आना पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जब तक स्टेटहुड नहीं आता प्रॉपर, तब तक उमर अब्दुल्ला जिस तरह से जिस सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने फुल फ्लेज स्टेट को हेड किया हुआ है, उन्हें पता है वो पावर क्या होती है। हालांकि वो वाली पावर तो नहीं होगी, स्पेशल स्टेटस तो नहीं है, मगर एक आम स्टेट जितनी पावर तो होगी, एक चीफ मिनिस्टर के पास उतनी पावर होगी कि वो आईजी, एसएसपीज, डीसीज को बदल पाए, लगा पाए, और इसके लिए उसे किसी को जवाबदेही नहीं होगी और गवर्नर स्टेट के होंगे। मगर कुछ भी हो या ना हो, स्टेटहुड वापस आए या नहीं आए, मुझे लगता है 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए दोबारा। और इस साल कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 2025 खत्म होते होते जम्मू कश्मीर को तोहफा मिल जाए, स्टेटहुड वापस आ जाए, तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि आप बिना स्टेटहुड के सीएम यहां पर 2 जो पार्ट हैं, एक केंद्र और एक एलजी प्रशासन, इन दोनों के बीच में बेबस हैं। और कई बार वो अपने बयानों से या कई बार उनके चेहरे से भी दिखता है कि मुख्यमंत्री इस समय जो पोजीशन पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। और इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक, जैसे दीपक कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि 2025 में जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा बदलाव होगा। तो खैर 25 खत्म होने में बहुत समय है, इंतजार करते हैं। तब तक अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।